हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। तो बच्चों, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडी के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत किए हुए हैं और उस सीरीज के अंदर में हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। आज उसी सीरीज के अंदर में हम लोग लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितने भी नोमेनक्लेचर है, फिर वो चाहे ट्राइबल नेम की बात करें, चाहे वो ड्राइव्ड नेम की बात करें, चाहे वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें, वो सारे नोमेनक्लेचर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो हम लोग लास्ट लेक्चर पे जो डिस्कस किए थे होमोलोगस सीरीज के बारे में, उस होमोलोगस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि 2 सक्सेसिव होमोलोगस के बीच में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और साथ में 2 सक्सेसिव होमोलोगस के बीच में एक CH2 या मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चंस अवेलेबल है। आप इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें, उसके बाद हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन लोअर एंड हायर होमोलोगस ऑफ आइसोपेंटाइल अल्कोहल। हमारे पास एक आइसोपेंटाइल अल्कोहल का कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आपको लोअर होमोलोगस भी सिलेक्ट करना है और हायर होमोलोगस भी आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको पता है कि अगर लोअर होमोलोगस के तरफ चलने की कोशिश करें तो सिंपल सा तरीका है कि जो रेफरेंस कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में से अगर आप एक CH2 ग्रुप को कम कर देंगे तो आप लोअर तक पहुंच जाएंगे और अगर एक CH2 को आप बढ़ा देंगे तो भाई ये हायर तक पहुंच जाएंगे। कहां तक पहुंच जाएंगे? हायर तक पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं इसमें से एक CH2 को बाहर करूं तो हमारे पास क्या मिलेगा? CH3CH, CH3, CH2 और फिर क्या हो जाएगा? आपके पास OH हो जाएगा। दैट मींस आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर हायर होमोलोगस तक पहुंचने की कोशिश करें तो एक CH2 को आपको ऐड करना पड़ेगा। दैट मींस CH3CH, CH3, CH2, CH2, CH2 और फिर क्या हो जाएगा बेटा? तो OH हो जाएगा। दिस इज अ हायर होमोलोगस और दिस इज अ लोअर होमोलोगस। आई होप आपका आंसर करेक्ट आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं यहां पे नोमेनक्लेचर के बारे में। आपको पता है बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर बेसिकली 3 तरीके से किए जाते हैं। एक होता है ट्राइबल नेम, जिसको हम लोग कॉमन नेम के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो आमतौर की भाषा होगी, आमतौर पे जैसे कि वो सोर्स के आधार पे हो सकते हैं, डिस्कवरी के आधार पे हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज के आधार पे हो सकते हैं, तो उस तरीके से कॉमन नाम बोला जाता है। बेसिकली कहते हैं ना कि हमारे घर पे भी जो एक प्रॉपर नाम होता है ना, जैसे घर का कोई बड़ा है तो बोलेंगे बड़का है, घर का सबसे छोटा है तो बोलेंगे छोटका है। तो भाई वो कॉमन नेम है। कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। कुछ नेम होते हैं जो कहीं से ड्राइव होकर के आते हैं, जिसको ड्राइव्ड नेम के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि कोई इंसान विदेश से इंडिया में आया तो उसको विदेशी बोलेंगे, इंडियन विदेश में चला गया तो बोलेंगे इंडियन है ना। कोई सोमवार को पैदा हो गया तो सोमरा बोलेंगे, मंगल को पैदा हो गया तो मंगला बोलेंगे, बुध को पैदा हुआ तो बुधना बोलेंगे, शनिचर को पैदा हुआ तो शनिचरा बोलेंगे, शनिचर को लड़की पैदा हुई तो शनिचरी बोलेंगे। ये देहात में बात किया जाता है, पुराने जमाने के दादा लोग ऐसा किया करते थे, है ना। फिर एक नाम और होगा जिसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के नाम से जानेंगे, जिसके लिए एक प्रॉपर रूल होगा। आप उस रूल के तहत ही आप उसकी नोमेनक्लेचर को तैयार करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग एक एक करके नोमेनक्लेचर को डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर के लिए कि सर नोमेनक्लेचर में जो सबसे बेसिक सा पार्ट होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और उससे मिला नाम। आप कैसे लिखते हैं? अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम को बेटा हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम लोग बेसिकली अल्क नंबर के नाम से जानते हैं, अल्क नंबर, और इसको R के साथ भी डिनोट किया जाता है। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ का नाम यूज करते हैं, ये सबको लगभग पता होगा। अगर आपके पास 2 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग इथ का टर्म यूज करते हैं। अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग प्रॉप का टर्म यूज करेंगे। अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग ब्यूट का टर्म यूज करेंगे। अगर हमारे पास 5 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग पेंट का टर्म यूज करते हैं। और इसके बाद अगर 6 कार्बन है तो इसको हम लोग सर्ट का टर्म यूज करते हैं, नहीं सर्ट नहीं,
हेक्स, हेक्स का टर्म यूज करते हैं। पेंट के बाद सर्ट नहीं बोलना है, पेंट के बाद हेक्स बोलना है ना। इसके बाद 7 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग हेप्ट का टर्म यूज करेंगे, और इसके बाद अगर 8 है तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ऑक्ट का। अगर हमारे पास 9 है तो बोलेंगे हम लोग नॉन, और अगर हमारे पास 10 है तो आप इसको बोलेंगे डेक। क्या बोलेंगे? डेक बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद इधर भी मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, अगर 11 कार्बन है तो आप उसके लिए टर्म यूज करेंगे अनडेक। क्या बोलेंगे बेटा? अनडेक बोलेंगे। और अगर 12 आ गया तो हम लोग बोलेंगे सर डोडेक। क्या बोलेंगे? डोडेक बोलेंगे। इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे का भी नाम डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सोचे जाते हैं ना, वो 12 कार्बन तक सोचे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक एक कार्बन के आधार पे उसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। इसके बाद हम लोग को डिसाइड करना होता है नोमेनक्लेचर। सबसे पहला जो होगा, ट्राइबल नेम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, प्रॉपर्टीज एंड डिस्कवरी। देखो, कुछ कुछ कॉमन नाम जो होते हैं वो आपके सोर्स के आधार पर होते हैं कि भाई उसका स्रोत क्या है, वो डेवलप कहां से हुआ, उसके आधार पर नाम रखा जाता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ऐसा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे सोर्स के आधार पे मैं बात कर रहा हूं मर्स गैस का, तो मर्स गैस से टर्म आया है मीथेन का। मीथेन बोले तो CH4 की बात कर रहे हैं, गोबर गैस बेसिकली कहते हैं इसको। फिर एसिटम, एसिटम से ही टर्म आया है एसिटिक एसिड। क्या आया है? एसिटिक एसिड। और एसिटम कहां मिलता है? आपके पास विनेगर में मिलता है। कहां पे? विनेगर में मिलता है। फिर आपके पास है फॉर्मिका, तो फॉर्मिका को हम लोग रेड अंट के नाम से जानते हैं, और फॉर्मिका से टर्म आया है आपके पास फॉर्मिक एसिड। क्या टर्म आया है? फॉर्मिक एसिड। इसके बाद है बटर, बटर से ही टर्म आता है आपके पास ब्यूटायरिक एसिड का। साइट्रस की बात करें तो साइट्रस से आपका टर्म आता है सिट्रिक एसिड का। इसके बाद टर्मरिंड की बात करें तो टर्मरिंड से आता है आपके पास टार्ट्रिक एसिड। क्या आता है? टार्ट्रिक एसिड का टर्म आता है। उसी तरीके से अगर मैं मिल्क की बात करता हूं तो आपको पता है कि मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना। तो मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड मिल्क से ही आपका सोर्स, मतलब लैक्टिक एसिड का जो सोर्स है वो मिल्क माना जाता है। इसके बाद वुड स्पिरिट से ही आपके पास मिथाइल अल्कोहल का टर्म आया है, और उसके बाद यूरिन से आपको मिला है यूरिया, और यूरिया या फिर आप यूरिक एसिड भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर पैरसमेलस या फिर एप्पल से ही आपके पास टर्म आया है बेटा मैलिक एसिड का। किसका आया है? मैलिक एसिड का। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसका जो नामकरण है या जो कॉमन नेम है वो बेसिकली ड्राइव होता है उसके सोर्स के आधार पे। किसके आधार पे? सोर्स के आधार पे, जो हमने पहले से लिख रखे हैं। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो आपके प्रॉपर्टीज के आधार पे डिसाइड होते हैं। प्रॉपर्टीज के आधार पे कहने का यह मतलब है, जैसे ग्लूकोज की मैं बात करूं तो ग्लूकोज टर्म आया है बाबू ग्लाइकस से। कहां से? ग्लाइकस से। और ग्लाइकस का मतलब होता है स्वीट, मीठा, और ग्लाइकस से ही टर्म आया है आपके पास ग्लूकोज। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइंटिस्ट अपने नाम के आधार पे उसका नाम रख देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX बोलते हैं इसको हम लोग। एक होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, R2ZN इसको बोलते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से ही RMGX फेमस है, और जो ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट था उन्होंने ही ये वाला कंपाउंड का प्रोडक्शन कराया था, और अपने ही आधार पे इसका नाम रख दिया गया। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा एक चीज है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ जाएगा कि कॉमन नेम सोर्स के आधार पे भी डिसाइड होते हैं, प्रॉपर्टीज के आधार पे भी डिसाइड होते हैं, और साथ साथ आपका डिस्कवरी के आधार पे भी डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो पहले इसको आप कॉपी कर लो, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या तरीका हो सकता है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट एक टर्म आता है एन का, आइसो का और नियो का। एन कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं एक कंपाउंड उठा लूं, यहां से मैं यहां पे उठा रहा हूं आपके पास CH3, CH2, CH2, CH2 और एक है आपके पास CH3। ठीक है, मैं यहां पे नंबरिंग कर रहा हूं, यहां पे 1 2 3 4 और 5। अगर मैं बोलूं कि ये जो कार्बन है दिस इज अ सेकेंड कार्बन, कौन सा कार्बन है? सेकेंड कार्बन है। और ये वाला जो कार्बन है दिस इज अ सेकेंड लास्ट कार्बन। कौन सा कार्बन है बेटा? सेकेंड लास्ट कार्बन है। ठीक है ना। तो एन का टर्म आप कब यूज करोगे?
एन का टर्म आप तब यूज करोगे जब सेकेंड कार्बन पर या सेकेंड लास्ट कार्बन पर, सेकेंड कार्बन बोलो या सेकेंड लास्ट कार्बन बोलो, उस पे कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगा। तो वैसे सिचुएशन में आपको एन का टर्म यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आइसो के लिए टर्म यूज करता हूं, जैसे मैं एक यूज कर लिया CH3CH CH3 CH2 और इसके बाद हो गया CH3, मैं इसकी बात कर लिया। अगर मैं इसका नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, ये कौन सा कार्बन है बेटा? दिस इज अ सेकेंड कार्बन। कौन सा कार्बन है? सेकेंड कार्बन है। अगर मान लो सेकेंड कार्बन पर या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग आइसो का। किसका यूज करते हैं? आइसो का। फिर अगर मैं एनियो के लिए बात करूं, जैसे एक और कंपाउंड में कंसीडर कर लूं, यहां से मैं यूज करूं CH3 CCH3 CH3 और ये हो गया आपके पास CH3। अगर मैं नंबरिंग करूं यहां से तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और ये हो गया थर्ड कार्बन। तो सेकेंड कार्बन पे अगर दो मिथाइल ग्रुप होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं नियो। क्या यूज कर लेते हैं? नियो। इसका मतलब अगर मैं एन को डिफाइन करूं तो एन को क्या कह सकते हैं? इफ कह सकते हैं इफ नो ब्रांच, इफ नो CH3 या ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन, तब उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बेटा एन का। यानी ये क्या टर्म है आपके पास? एन, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे एक भी ब्रांच नहीं है और सेकेंड लास्ट पे भी कोई भी ब्रांच नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा? देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए बोलेंगे पेंटेन, है ना, और इसके आगे हमें लगाना पड़ेगा एन। तो नाम क्या होगा इसका? एन पेंटेन नाम हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड पर और सेकेंड लास्ट पर कोई भी ब्रांचिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर एक ब्रांच होता है सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पर, तो वैसे सिचुएशन में हम एन के जगह पे क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। यानी बोल सकते हैं यहां पर इफ 1 CH3 या ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन, तब उसके लिए हम टर्म क्या यूज कर लेंगे? आइसो का टर्म यूज कर लेंगे। बेसिकली अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो यहां भी कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। इसको भी आप पेंटेन ही नाम देंगे। क्या नाम देंगे? पेंटेन। बट सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच लगा हुआ है तो आप इसके लिए टर्म यूज करेंगे आइसो का, तो इसका नाम पड़ जाएगा आइसोपेंटेन। क्या नाम पड़ जाएगा? आइसोपेंटेन। तो एन क्या है, आइसो क्या है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद अगर हम लोग नियो के लिए टर्म यूज करें तो नियो के लिए आप क्या लिख सकते हैं? देखिए जरा, तो नियो के लिए कह सकते हैं इफ 2 CH3 या फिर ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक। अगर मान लो सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस सिचुएशन पे आप उसके लिए नियो का टर्म यूज करते हैं। जैसे यहां पे देखें तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए फिर से क्या नाम होगा बेटा? तो पेंटेन ही नाम होगा। बट सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल का पार्ट है तो इसके लिए हमें टर्म यूज करना पड़ेगा नियो का, ठीक है। तो आइसो कब बोला गया, नियो कब बोला गया और एन कब बोला गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉपी करो, फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। चलिए, अब यहां पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर मैं यहां पे बोलूं कि एन, आइसो और नियो में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, तो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा प्रायोरिटी आपको समझाऊं तो प्रायोरिटी में एन का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, उसके बाद आइसो और उसके बाद नियो का। मैं ये क्या लिख रहा हूं इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं हम लोग। जैसे एक कंपाउंड में उठा रहा हूं यहां पे CH3 CCH3 CH3 CH
CH3 और एक हो गया आपके पास CH3, एक तो ये वाला हो गया। और एक कंपाउंड में उठा लेता हूं यहां पे CH3 CCH3 CH3 CH2 CH CH3 और ये हो गया आपके पास CH3। अब एक चीज जरा समझें आप, अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो ये वाला कार्बन कैसा है, सेकंड है, और ये वाला कार्बन कैसा है बेटा, तो सेकंड लास्ट है। कौन है, सेकंड लास्ट है। तो सेकंड कार्बन पे देखो तो 2 मिथाइल का पार्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग नियो होना चाहिए था। और सेकंड लास्ट पर देखे तो 1 मिथाइल का पार्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आइसो होना चाहिए था। मतलब ये जो प्रायोरिटी वाला खेल आएगा ये तब आएगा जब एक ही कंपाउंड के अंदर में आइसो और नियो का टर्म अवेलेबल होता है। बेसिकली एन को काउंट नहीं करते हम लोग, आइसो और नियो को ज्यादा फोकस करते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर में। अगर कंपाउंड के अंदर में आइसो और नियो एक साथ हो रहा है, जैसे यहां पर नियो वाला भी दिख रहा है और आइसो वाला भी दिख रहा है, तो वैसे केस में प्रायोरिटी किसकी होती है, आइसो की ज्यादा होती है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन पे भी आप नोटिस कर सकते हैं, अगर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, यानी आप इसको सेकंड कार्बन कह रहे हैं, और इसको आप क्या कह रहे हैं बेटा, तो सेकंड लास्ट कार्बन आप इसको कह रहे हैं। कौन सा कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन इसको कह रहे हैं। तो सेकंड कार्बन के अकॉर्डिंग सर ये तो नियो बन रहा है, और सेकंड लास्ट के अकॉर्डिंग सर आइसो बन रहा है। तो प्रायोरिटी किसकी होगी, तो आइसो की ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू नियो। एक बात ध्यान देना, यहां पे एन को बेसिकली कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ आइसो और नियो को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक ना। तो अगर आइसो और नियो एक ही कंपाउंड पर होंगे तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी बेटा, आइसो की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, आइसो की। तो आइसो नियो एक ही साथ अगर होंगे तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, आइसो की हो जाएगी। अब काउंट कर दो कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम होगा आइसोहेप्टेन। क्या नाम होगा, आइसोहेप्टेन नाम होगा। इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम होगा आइसोओक्टेन। क्या नाम होगा, आइसोओक्टेन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। कंपाउंड में आइसो और नियो एक साथ होगा तो प्रायोरिटी किसकी रखेंगे हम लोग, आइसो की प्रायोरिटी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं ट्राइबल नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का ट्राइबल नेम किस आधार पे होगा, जैसे अल्केन है ना, तो एल्केन का अगर हम लोग बेटा कॉमन नेम बात करें, कौन सा नेम, कॉमन नेम बात करें, तो इसका कॉमन नेम अल्केन ही बोला जाता है, अल्क प्लस ANE। अल्क कब बोलेंगे, अल्क हम लोग सिंपल बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ANE का टर्म यूज करते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा या फिर सैचुरेटेड की बात होगी। किसकी बात होगी, सैचुरेटेड कार्बन की बात होगी, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि आपको मैं पहले पढ़ा दिया हूं कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग सिंगल का बॉन्ड यूज करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे ANE का। जैसे अगर मैं बोलता हूं यहां पर है आपके पास CH4, एक कार्बन है, अल्क नंबर क्या होगा, मिथ, और लास्ट में जोड़ देंगे ANE, तो नाम क्या होगा इसका, मीथेन नाम पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास है CH3 और CH3, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्क नंबर क्या होगा, इथ, और लास्ट में जोड़ देंगे ANE। करना कुछ नहीं है, बस आपको अल्क नंबर देखना है और लास्ट में क्या जोड़ देना है, ANE को जोड़ देना है, आपका कॉमन नेम तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल उठा लें, हमारे पास है बेटा CH3 CH2 और फिर हो गया CH3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए बोलेंगे प्रोप, और लास्ट में जोड़ देंगे ANE, तो नाम क्या होगा इसका, प्रोपेन नाम होगा, ठीक है ना। फिर अगर मैं बोलूं कि आपके पास है CH3 CH2 CH2 और फिर हो गया CH3, कितने कार्बन हो गया, 4, तो 4 के लिए बोलेंगे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब एक चीज जरा समझना, अगर मीथेन इथेन और प्रोपेन में मैं बात करूं तो इसके लिए एन आइसो और नियो का टर्म यूज नहीं होगा, बिकॉज दे हैव नो आइसोमर। यहां पे कोई भी आइसोमर बनता नहीं है मीथेन इथेन और प्रोपेन के केस में, ठीक ना। लेकिन जैसे ब्यूटेन सोचेंगे तो इसके लिए एन टर्म यूज हो सकता है, आइसो भी यूज हो सकता है और नियो भी यूज हो सकता है। एन कब बोलेंगे, तो सेकेंड कार्बन पे अगर एक भी ब्रांच ना हो,
या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक भी ब्रांच ना हो तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एन ब्यूटेन नाम पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मान लो मैं ले लिया CH3CH, CH3 और CH3, अब देख लो जरा, तो सेकेंड कार्बन पे सर एक ब्रांचिंग है, एक CH3 का पार्ट है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आइसो, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो मैं यहां पे ले लिया CH3, CH2, CH2, CH2 और फिर हो गया CH3, मैं इसकी बात कर लिया, तो सर 5 कार्बन है यहां पर, तो 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, पेंट, और लास्ट में जोड़ देंगे ए, नाम क्या हो गया, पेंटेन नाम हो गया। बट सेकेंड कार्बन पे भी ब्रांच नहीं है और सेकेंड लास्ट कार्बन पे भी ब्रांच नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा, तो इसका नाम होगा एन पेंटेन। सिमिलरली अगर कुछ एग्जांपल और डिस्कस करें यहां पे, जैसे CH3, CH, CH3, CH2 एंड CH3, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अभी भी हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए सर अभी भी आप क्या बोलोगे, तो पेंटेन ही बोलोगे। बट सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल का पार्ट आ गया, आपको इसको नाम देना पड़ेगा आइसो, तो नाम होगा इसका आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा, आइसोपेंटेन। ना उसी तरीके से एक एग्जांपल और उठाऊं मैं यहां पे, मैं ये वाला उठा लिया, अभी भी कितने कार्बन है, तो सर 5 कार्बन है, इसको भी आपको पेंटेन ही बोलना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल का पार्ट है, कितने मिथाइल का पार्ट है, 2 मिथाइल का पार्ट है, तो इसके लिए आपको नियो बोलना पड़ेगा। तो एक चीज को हमेशा ध्यान देना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन के केस में ना एन का टर्म यूज होगा, ना आइसो का टर्म यूज होगा, और ना ही नियो का टर्म यूज होगा। आइसो, नियो और एन ये बेसिकली डिसाइड होता है ब्यूटेन के बाद। किसके बाद, ब्यूटेन के बाद। क्लियर बात है, पहले इसको कॉपी करो, फिर एल्कीन वाला हम लोग कॉमन नेम को डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एल्कीन। देखो एल्कीन को हम लोग ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। ओलिफिन्स इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी जो कंपाउंड होती है ना, वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक ऑयल जैसा सबस्टांस का प्रोडक्शन करवाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है ओलिफिन्स। अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात सोचूं, क्या सोचूं, कॉमन नेम की बात अगर मैं इसका सोचूं, तो इसका कॉमन नेम में बोलते हैं हम लोग अल्काइलिन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अल्काइलिन बोलते हैं, ठीक है ना, अल्काइलिन। जैसे अगर मैं बात करता हूं CH2 डबल बॉन्ड और CH2, मैं इसकी बात कर लिया, तो 2 कार्बन है, तो अल्क के जगह पे क्या बोलेंगे, इथ, 2 कार्बन के लिए, और लास्ट में जोड़ देंगे लीन, तो नाम होगा इसका इथाइलिन। क्या नाम होगा, इथाइलिन। ध्यान देना कॉमन नेम है, कौन सा नेम है, कॉमन नेम। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं CH3CH डबल बॉन्ड और CH2, मैं इसकी बात सोचूं, कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए बोलेंगे सर प्रोप, और लास्ट में जोड़ देंगे लीन, तो नाम होगा इसका प्रोपाइलिन, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं कि आपके पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे ब्यूट, और लास्ट में बोल देंगे लीन, तो नाम होगा इसका ब्यूटाइलिन, ठीक है। एन ब्यूटाइलिन भी आप इसको कह सकते हैं। अगर मान लो मैं ऐसा ले लिया CH3 CCH3 डबल बॉन्ड और फिर क्या हो जाएगा CH2, तो देखो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल का पार्ट आ गया, टर्म तुरंत लगेगा आइसो, नाम होगा इसका आइसोब्यूटाइलिन। क्या नाम होगा, आइसोब्यूटाइलिन। अब यहां पे एक आपको नोट पॉइंट मैं दे रहा हूं, अगर मान लो डबल बॉन्ड का पोजीशन के आधार पे नोमेनक्लेचर करना हो, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड दिखाने के लिए अल्फा बीटा गामा को यूज किया जाता है। तो एक नोट पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा, इफ डबल बॉन्ड पोजीशन also be considered then use as numbering by alpha, beta और गामा।
etc। इसके आधार पे नंबरिंग किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं हमारे पास है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। फिर एक मैं ले लूं CH3, CH डबल बॉन्ड, CH और CH3, मैं इसकी बात कर लूं तो डबल बॉन्ड के तरफ से काउंटिंग करोगे ना, डबल बॉन्ड किधर से, अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। इसमें किधर से भी सोच लो, अल्फा, बीटा और ये हो गया गामा। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या थी, अल्फा, इसका नाम बोलेंगे अल्फा ब्यूटाइलिन। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा ब्यूटाइलिन बोल लेंगे। यहां पे बीटा पे डबल बॉन्ड था तो बोलेंगे इसको बीटा ब्यूटाइलिन। क्या बोलेंगे, बीटा ब्यूटाइलिन। तो इस तरीके से एल्किन का कॉमन नेम डिसाइड किया जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग अल्काइन का कॉमन नेम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा अल्काइन का। तो अल्काइन के केस में जो कॉमन नेम यूज करेंगे, क्या यूज करें, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जो इसका होता है, दिस इज अ एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन पता है कब बोला जाता है, जब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है। ये जो सेगमेंट दिख रहा है, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसके टर्म यूज करते हैं हम लोग एसिटाइलिन का। किसका यूज करते हैं, एसिटाइलिन का। अब अगर मैं मान लूं ऐसा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आप इसका नाम क्या दोगे, एसिटाइलिन नाम दोगे। दिस इज अ एसिटाइलिन, ठीक ना। और अगर मैं बोलूं कि आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब क्या होगा, इसका नाम देखो, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, नाम क्या पड़ा, एसिटाइलिन, है ना। तो इसके लिए हो गया सर एसिटाइलिन, और ये एक मिथाइल का पार्ट हो गया, तो इसका नाम पड़ेगा मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन इसका नाम पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मान लो मैं ऐसा यूज कर लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, मैं इसकी बात कर लिया। फिर से वही चीज, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम क्या पड़ेगा, एसिटाइलिन, है ना। और एसिटाइलिन के अलग में क्या लगा हुआ, इथाइल का पार्ट, तो इसका नाम पड़ेगा इथाइल एसिटाइलिन। इथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो इसमें देखो कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये तो सर एसिटाइलिन का पार्ट हो गया, अरे है ना। फिर दो मिथाइल का पार्ट है, तो बोलेंगे इसको डाइमिथाइल। क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल एसिटाइलिन आप इसको बोलेंगे। तो इस तरीके से कुछ कुछ कॉमन नेम किया जाता है। एक बात को ध्यान देना, थोड़ी देर के बाद जब ड्राइव्ड नेम डिस्कस करेंगे ना, तो एल्काइन का ड्राइव्ड नेम इसी तरह से होता है। ये ड्राइव्ड नेम भी है अल्काइन का और कॉमन नेम भी है अल्काइन का। तो पहले इसको आप कॉपी करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, आगे अगर मैं बढ़ूं तो बेंजीन एंड टॉल्यूइन के बारे में आपसे बोल रहे हैं। तो आपको पता है कि बेंजीन क्या है। बेंजीन के बारे में अगर मैं बोलूं तो हम लोग कहते हैं 6 कार्बन साइक्लिक रिंग, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल एंड सिंगल बॉन्ड कॉल्ड बेंजीन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे 6 मेंबर कार्बन रिंग विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, तो बेंजीन बोलते हैं। अच्छा, ये बेंजीन ऐसा भी लेते हैं, बेंजीन हम लोग ऐसा भी लेते हैं और बेंजीन हम लोग ऐसा भी लेते हैं। अब ये सब खेल होता है रेजोनेंस की वजह से। वो जब रेजोनेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें और आपको मैं बताता चलूं। बेंजीन में अगर मान लेते हैं एक CH3 ग्रुप कनेक्ट करोगे ना, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं टॉल्यूइन का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉल्यूइन बोलते हैं।
बेंजीन में अगर आप एक OH का पार्ट रखते हैं तो इसको बेटा हम लोग फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल। बेंजीन में अगर आप NH2 ग्रुप को लेके चलते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड हैं। बाकी और भी बहुत सारे कंपाउंड आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। अभी थोड़ा सा बेस को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं आपका, उसके बाद एडवांस लेवल तक की क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा। पहले इसको कॉपी करो, फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए आगे अगर डिस्कस कर लें यहां से, नेक्स्ट है रेडिकल ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का रेडिकल की बात कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहला डिस्कस कर रहे हैं हम लोग मोनोवैलेंट रेडिकल। किसके बारे में? मोनोवैलेंट रेडिकल के बारे में। ये है क्या? देखो, मोनोवैलेंट रेडिकल कहने का मतलब है, मोनो का मतलब एक और वैलेंट का मतलब वैलेंसी। मतलब कोई भी एक कार्बन एलिमेंट को उठाएंगे, उनमें से 3 जो बॉन्ड होगा वो तो फुलफिल होगा, लेकिन एक बॉन्ड खाली होगा, मतलब एक वैकेंसी होगी उसके अंदर। या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हैं रिप्लेसमेंट, या फिर आप इसको कह दें मोनोवैलेंट रेडिकल में कह दें रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से आप एक हाइड्रोजन को बाहर कर दें तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे मोनोवैलेंट रेडिकल। अब एक बात को ध्यान देना, जैसे एल्केन है, क्या है? एल्केन। अगर एल्केन से आप एक हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे, यानी कि आप मोनोवैलेंट रेडिकल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोवैलेंट रेडिकल की बात कर रहे हैं। मोनोवैलेंट रेडिकल। जब एक हाइड्रोजन आप एल्केन से बाहर करेंगे ना, तो इसका नाम पड़ेगा बेटा अल्काइल। क्या नाम पड़ेगा? अल्काइल। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लो हमारे पास है CH4 को बेटा हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। अब इससे मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर किया तो ये क्या हो जाएगा? तो CH3 हो जाएगा। इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मिथाइल का। क्या बोलेंगे? मिथाइल। उसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास है CH3 एंड CH3, मैं यहां से हाइड्रोजन को बाहर किया। अब एक बात को जरा समझना थोड़ा सा, यहां पे एक मैं टर्म यूज कर रहा हूं सिस्टमैटिक नंबरिंग का। ठीक है। एक यहां पे मैं टर्म यूज करूंगा छोटा सा, दिस विल बी सिस्टमैटिक नंबरिंग। सिस्टमैटिक नंबरिंग। ठीक है। एक बात को ध्यान से सुन लेना आप, ये IUPAC के नंबरिंग नहीं है। ठीक है। इस नंबरिंग को मैं नाम दिया हूं सिस्टमैटिक नंबरिंग। अब सिस्टमैटिक नंबरिंग क्या है? नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम those carbon from which hydrogen can be removed and goes towards higher carbon chain। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं लिखा हूं। सिस्टमैटिक नंबरिंग जो होगा, हमेशा आपको स्टार्ट करना है उस कार्बन से जहां से आपने हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, और उधर की तरफ नंबरिंग लेकर के जानी है जिधर कार्बन चेन ज्यादा है। कार्बन चेन क्या है? ज्यादा है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं, इसमें हाइड्रोजन को एक मैं रिमूव कर दिया तो ये हो गया ऐसा। ठीक है। सिस्टमैटिक में आप इसको नाम क्या देते हैं? तो इथेन नाम देते हैं। एक हाइड्रोजन हट गया तो इसका नाम पड़ेगा इथाइल। क्या पड़ेगा? इथाइल। ठीक है ना। अब चूंकि देखो यहां से हाइड्रोजन हटा तो एक नंबर इसको दो,
और बड़े साइज के कार्बन की तरफ आ जाओ, यानी सेकंड पर। आप चाहो तो इसको इथाइल बोलो, या फिर आप बोलो 1 इथाइल। क्या बोलो? 1 इथाइल। अच्छा, 1 इथाइल मैं इसलिए बोल रहा हूं, 1 जो लोकेंट है ये डिसाइड कर रहा है कि हाइड्रोजन आपने कौन से कार्बन से रिमूव किए हुए हैं, कार्बन नंबर 1 से रिमूव किए हुए हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, फिर कुछ और एग्जांपल यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी में देखें, जैसे एक मैं उठा लेता हूं यहां पे CH3, CH2 और CH3, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब इस वाले केस में मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। हमने यहां पे जो हाइड्रोजन को हटाया है वो कार्बन नंबर A से हटाया है। पॉसिबल है। आप चाहें तो एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं यूज कर रहा हूं कार्बन नंबर B को। किसको यूज कर रहा हूं? कार्बन नंबर B को। फिर एक हाइड्रोजन मैं और रिमूव कर रहा हूं। क्या पॉसिबिलिटीज है? तो सर इस बार आप कार्बन नंबर C से रिमूव कर लीजिए। भाई तीनों कार्बन से एक एक करके हटा दिया। अगर मैं A से हटाया तो क्या बना? CH3, CH2 एंड CH2, ऐसा बन गया होगा। अगर आप B से हटाते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे? CH3, CH3 एंड यहां से हाइड्रोजन हट गया, ऐसा ले सकते हैं। अगर आप C से रिमूव करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ये CH2, CH2 एंड फिर क्या होगा? तो CH3 होगा। अब सिस्टमैटिक नंबरिंग जो अभी मैंने आपको बताया, सिस्टमैटिक नंबरिंग आप हमेशा वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से आपने हाइड्रोजन को बाहर निकाला है। हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, यानी कि हाइड्रोजन यहां से बाहर निकला तो इसको 1 नंबर दो, और उधर चलो जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो 1 के बाद ये हो गया 2 और ये हो गया आपके पास 3। तो इसका नाम क्या दे सकते हैं? एक तो नाम इसका लिख सकते हैं 1 प्रोपाइल, एक तो ये नाम होगा। या फिर आप क्या लिख सकते हैं? तो सेकेंड कार्बन पे कोई ब्रांच नहीं है तो आप इसको चाहो तो N प्रोपाइल भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? N प्रोपाइल। अब एक चीज को ध्यान से सुन लेना आप कि ये जो 1 है, दिस इज नॉट अ नंबरिंग ऑफ IUPAC सिस्टम। इसके लिए हमने जो नाम दिया है वो है आपके पास सिस्टमैटिक नंबरिंग का। ठीक है, नाउ अगेन इस वाले में देखिए, आपने हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया तो इसको 1 दे दो। अब इधर भी चलेंगे तो सेकेंड कार्बन, इधर भी चलेंगे तो सेकेंड कार्बन, तो किसी एक के तरफ चल लिए हम लोग, सेकेंड कार्बन हो गया। अब फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल का पार्ट था तो बोल लिए हम लोग 1 मिथाइल। क्या बोल लिए बेटा? 1 मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए आपने बोल लिया इथाइल। ठीक है, इसको नाम ऐसे दे रहा हूं मैं। ये वाला अलग सेगमेंट बन गया, लॉन्गेस्ट वाला, और ये एक अलग सेगमेंट बन गया। तो फर्स्ट पोर्शन पे मिथाइल वाला पार्ट रहा, और जो नंबरिंग किए थे वो कार्बन कितना था? 2, तो उसके लिए आपने इथाइल बोल लिया। या फिर आप कह सकते हैं, इसको एक और नाम दे सकते हैं कि सर सेकेंड जो कार्बन था, फर्स्ट और सेकेंड, तो सेकेंड पे एक मिथाइल का भी पार्ट था, या सेकेंड पे एक ब्रांच भी था, तो आप इसको आइसो भी नाम दे सकते हैं। इसका नाम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल। और यहां पर मैं एक स्टार लगा रहा हूं। स्टार में सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये चीजें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो मैं कार्बन नंबर C से हाइड्रोजन को हटाया, यहां से हटाया, तो नंबरिंग कहां से होगा? यहां से 1, 2 और 3 होगा। तो इसका नाम एक तो दे सकते हैं 1 प्रोपाइल, और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? तो सर N प्रोपाइल नाम दे सकते हैं। अब एक बात को समझना जरा, अगर आप A कार्बन को देखें और C कार्बन को देखें, A कार्बन को देखें और C कार्बन को देखें, तो नेम क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड पे टोटल 2 पॉसिबल आइसोमर होगा, एक या तो A और C पोजीशन पर, और एक होगा B वाले पोजीशन पर। मतलब ये दोनों तो आइडेंटिकल है ना, तो कोई एक ही कंसीडर करेंगे आइसोमर के लिए, और दूसरा अलग है तो ये 2 ही आइसोमर हो गया। फिर अगर मैं एक और एग्जांपल उठा लूं, जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3, मैं इसकी बात कर लिया। ठीक है, अब इसमें भी इंडिकेट करूं, दिस कार्बन नंबर A
कार्बन नंबर बी, कार्बन नंबर सी और कार्बन नंबर डी। ठीक है, अब मैंने बेटा यहां से हाइड्रोजन हटाया फ्रॉम कार्बन नंबर ए से, फिर एक मैं हाइड्रोजन हटा सकता हूं यहां पे फ्रॉम कार्बन नंबर बी से। अगर आप नोटिस करें ध्यान से तो सी वाला भी बी के जैसा हो जाएगा, सी वाला भी किसके जैसा, बी के जैसा, और डी वाला किसके जैसा हो जाएगा, ए के जैसा। तो एक कार्बन आप डी से भी, कार्बन नंबर डी से भी निकाल सकते हैं। तो कार्बन नंबर ए और कार्बन नंबर डी से हाइड्रोजन निकालोगे तो कंपाउंड सेम ही रहेगा। कार्बन नंबर बी और कार्बन नंबर सी से अगर हटाओगे तब भी कंपाउंड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। तो कोई एक जगह से मैं रिमूव कर लिया, जैसे CH3, CH2, CH2 और CH2, मैं इसकी बात कर लिया। आप यहां से रिमूव करें चाहे यहां से रिमूव करें, बात बराबर है। सिस्टमैटिक नंबरिंग कहां से करते हो, जहां से आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ये हो गया। अब इसका नाम क्या कहेंगे, आप चाहे तो इसको 1-ब्यूटाइल कह लीजिए क्योंकि फर्स्ट पोर्शन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, या फिर आप चाहे तो इसको N-ब्यूटाइल कह लीजिए। N-ब्यूटाइल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेकेंड कार्बन पे कोई ब्रांचिंग अवेलेबल नहीं है। नाउ आप चाहे तो बी वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं और सी वाले कार्बन से भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बी वाला कार्बन और सी वाला कार्बन दोनों क्या है, सेम है। तो क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CH और CH3। अब एक चीज देखना जरा, यहां से स्टार्ट करें 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसका नाम क्या पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे सर 1 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन वाला क्या हो गया, तो प्रोपाइल हो गया। आप इसको ये कह सकते हैं, या फिर इसमें बच्चे आइसो कहते हैं, ध्यान देना आइसो नहीं है ये क्या है, 2 डिग्री वाले हैं। कौन से हैं, 2 डिग्री वाले, यानी सेकेंडरी है ये, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यहां भी मैं एक स्टार लगा रहा हूं, ठीक है ना, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल में यहां पे किस तरह पकड़ रहा हूं, मैं अपनी तरीका बता रहा हूं, मैं आइसो और सेकेंडरी पता करने का। देखो बीच वाले कार्बन के दोनों तरफ CH3 पार्ट हो तब आइसो बोलो, लेकिन जिस कार्बन पे चेक करो अगर एक तरफ CH3 हो दूसरी तरफ CH2 हो तब आप सेकेंडरी बोलो। इसमें और इसमें खास तौर पे ध्यान देना, दोनों तरफ CH3 तो आइसो बोल रहे हैं, एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 तो सेकेंडरी बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज को ध्यान दे लेना जरा, पहले इसको कॉपी करो, कुछ और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी पर मैं बात करूं, यहां पर CH3, CH2, CH3 एंड CH3, मैं इसकी बात करूं, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस वाले को मैं A कार्बन बोला, इसको मैं बोला B, इसको मैं बोला C, और इसको मैं बोल लिया D। यहां पे पॉसिबिलिटीज क्या है, आप ये वाला देखो, ये वाला देखो और ये वाला देखो, तीनों कार्बन बराबर है। A के बगल में CH2, इसके बगल में भी CH2, इसके बगल में भी CH2। इसका मतलब कार्बन आप चाहे A को उठाओ या फिर आप D को उठाओ या फिर आप C को उठाओ, ये सब आइडेंटिकल मिलने वाले हैं। कार्बन एक हाइड्रोजन अगर A से हटाते हैं तो भी सेम होगा, अगर आप D से हटाते हैं तो भी सेम होगा, और C से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो भी सेम होगा। डिफरेंट एक कहां मिलेगा, जब एक हाइड्रोजन आप कार्बन नंबर B से रिमूव करते हैं, यानी इस वाले केस में भी 2 पॉसिबल आइसोमर बनेगा, है ना। अगर आप यहां से रिमूव करते हैं जैसे CH3, CH2, CH3 और ये हो गया आपके पास CH2, एक तो ये हो गया, और बीच वाले से रिमूव करते हैं तो CH3, CCH3 और ये हो गया आपके पास CH3, ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे देखो जरा, अगर हम लोग यहां पे कह रहे हैं इस जगह पर, ठीक है ना, इस जगह पे अगर बोल रहे हैं तो सिस्टमैटिक नंबरिंग यहां से 1, 2 और 3, नाम क्या है इसका, 2 मिथाइल प्रोपाइल, सेकेंड पोर्शन पे मिथाइल और लॉन्गेस्ट वाला हो गया प्रोपाइल। या फिर इसका नाम देंगे, देखो सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच है तो आप इसको बोलेंगे आइसो
और फिर आप कह सकते हैं ब्यूटाइल। समझ रहे बात को? इसका स्पेशल नाम होगा, इसको हम लोग टर्ट ब्यूटाइल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टर्ट ब्यूटाइल। और इसको भी आपको ध्यान देना होगा, कॉमन नेम में कुछ कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? इस कार्बन से, क्योंकि सर हाइड्रोजन उसी कार्बन से निकला है। तो ये 1, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब फर्स्ट कार्बन पे आपके पास 2 मिथाइल है, तो आप इसका नाम दे सकते हैं 1,1 डाइमिथाइल। क्या नाम दे सकते हैं? 1,1 डाइमिथाइल। और 2 कार्बन है लॉन्गेस्ट वाला पे, तो आप इसको इथाइल कह सकते हैं। तो आप इसको चाहे तो टर्ट ब्यूटाइल बोले या फिर 1,1 डाइमिथाइल इथाइल बोले, बात बराबर पड़ेगा। ठीक है, एक और उठा लेता हूं यहीं पर। जैसे एक मैं ले लिया CH3, CCH3 CH3, और ये हो गया आपके पास CH3 का पार्ट। ठीक है, अब यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया। अगर मैं बोलूं कि A वाला कार्बन, ये हो गया आपके पास B वाला कार्बन, ये हो गया C कार्बन, ये हो गया D कार्बन, और ये हो गया आपके पास E कार्बन। तो अगर आप कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं, चाहे A से हटाएं, चाहे आप D से हटाएं, चाहे आप C से हटाएं, चाहे आप E से हटाएं, ये सब एक दूसरे के जैसा ही होगा। समझ रहे? और B वाला कार्बन से तो हाइड्रोजन रिमूव होगा ही नहीं, क्योंकि B में सर हाइड्रोजन ही नहीं है। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस पर, और वो होगा ये वाला। आप चाहें तो यहां से रिमूव करिए, या यहां से हटाइए, यहां से हटाइए, यहां से हटाइए, बात तो बराबर पड़ेगा, है ना? अब इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका तो नियोपेंटाइल नाम पड़ेगा, नियोपेंटाइल। एक तो ये हो गया। सिस्टमैटिक नंबरिंग करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। यहां से नंबरिंग क्यों किया? क्योंकि सर इसी कार्बन से ने आपने हाइड्रोजन को हटाया है, तो इसीलिए वहां से कर दिया। अब सेकेंड पोर्शन पे 2 मिथाइल है, तो आप इसका नाम दे सकते हैं 2,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। और 3 कार्बन के लिए हो जाएगा सर तो प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले इसको कॉपी करो। चलिए, तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एल्कीन का मोनोवैलेंट रेडिकल किस तरीके से पता करेंगे, है ना? देखो, एल्कीन में अगर आपको मोनोवैलेंट रेडिकल देखना है तो आपको सिंपल एक हाइड्रोजन को हटाना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ये क्या बन जाएगा आपका? मोनोवैलेंट रेडिकल कंसीडर करना शुरू कर देंगे हम लोग इसको। अब जैसे ही एक हाइड्रोजन हटाओगे ना, तो एक चीज को ध्यान देना कि जो एल्कीन में ये E है, इसको आपको रिप्लेस कर देना है YL के साथ। किसके साथ? YL के साथ। आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा? तो अल्कीनाइल आपका रिजल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कीनाइल आपका रिजल्ट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड और CH2 है। मैंने बोला कि सर हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, चाहे तो आप A कार्बन इसको मान ले और B कार्बन इसको मान ले। हाइड्रोजन हटाओ चाहे तो A कार्बन से या फिर B कार्बन से, बात बराबर पड़ेगा। अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये बन गया आपका। इसका नाम क्या होगा? क्योंकि सिस्टमैटिक नंबरिंग देखें तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका नाम होगा 1 इथीन, और लास्ट में E को हटा के क्या लगा देंगे? Y। तो इसको 1 इथेनाइल कह सकते हैं, या फिर इसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है विनाइल। क्या नाम दिया जाता है? विनाइल। और ये सबसे ज्यादा फेमस है विनाइल के नाम से, इसलिए आप इसको विनाइल के नाम से ही याद रखेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैं ऐसा उठा लूं, आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड और फिर हो गया CH2। ठीक है, हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया यहां से। अब हाइड्रोजन को रिमूव करें, मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं A, ये हो गया B और ये हो गया आपके पास C। तो हाइड्रोजन A से मैं रिमूव करूं, A कार्बन से अगर मैं रिमूव करूं तो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड और CH, ऐसा होगा। फिर आपकी पॉसिबिलिटीज ये भी है कि सर मैं एक हाइड्रोजन फिर हटा लेता हूं, लेकिन इस बार मैं कार्बन B से हटाना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप हटा सकते हैं वहां से। तो ये हो जाएगा CH3C और डबल बॉन्ड और क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। और आपके पास ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही होगी कि मैं सर एक हाइड्रोजन फिर हटाऊंगा, लेकिन इस बार मैं हटाऊंगा कार्बन नंबर C से। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस वाले केस में आपका बन जाएगा CH2, CH डबल बॉन्ड और फिर क्या होगा, CH2 होगा। ठीक है, अब सिस्टमैटिक नंबरिंग जरा सोचना स्टार्ट करें आप। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम होगा 1 और उसके बाद बोलेंगे प्रोपीनाइल। क्या बोलेंगे, प्रोपीनाइल। तो आप इसको 1 प्रोपीनाइल कह लीजिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्या, आप इसको नॉर्मल कह सकते हैं, एन प्रोपीनाइल भी आप इसको कह सकते हैं। दिस इज अ एन प्रोपीनाइल। ठीक ना। अब मैं इसके लिए बात कर लूं तो देखो, तो यहां पे सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच अवेलेबल है, तो एक ब्रांच के लिए आप बोलेंगे आइसो और उसके बाद बोल देंगे प्रोपीनाइल। ये आइसोप्रोपीनाइल के नाम से ज्यादा फेमस है, इसको माइंड में रखना होगा आपको। फिर अगर इसके लिए मैं बात करूं तो इसके लिए आप डायरेक्ट बोलते हैं अलाइल। क्या बोलते हैं, अलाइल, और ये ज्यादा अलाइल के नाम से भी फेमस है ना। और आप चाहे तो सिस्टमैटिक नंबरिंग भी इसका करके देख सकते हैं, उससे भी आपका नोमेनक्लेचर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पे, वो है आपका अल्काइन का। किसका है, अल्काइन। अल्काइन का मोनोवेलेंट रेडिकल बनाए, तो अल्काइन है, हमने यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जैसे एक हाइड्रोजन को हटाओगे इसका नाम क्या पड़ेगा, मोनोवेलेंट रेडिकल आप कह सकते हैं इसको। दिस इज अ मोनोवेलेंट रेडिकल। वही काम करना है, सिंपल ई को रिप्लेस कर देना है और YL को ऐड कर देना है। लास्ट में ई को हटा के क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे, तो आपके पास बन जाएगा अल्काइनाइल। क्या बन जाएगा बेटा, अल्काइनाइल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि HC ट्रिपल बॉन्ड और CH है, ठीक ना, मैं यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। आप चाहो तो A कार्बन इसको बोल लो, इसको B कार्बन बोल लो, चाहो तो हाइड्रोजन आप A कार्बन से रिमूव कर, या आप कार्बन नंबर B के साथ भी रिमूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इसको नाम क्या दे सकते हैं, तो ये 2 कार्बन है तो आप इसको कह सकते हैं इथाइन और लास्ट में जोड़ सकते हैं YL, तो इसका नाम होगा इथाइनाइल हो जाएगा। फिर अगर मान लो मैं ऐसा ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH, मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। इस बार मैं कंसीडर करता हूं कार्बन नंबर A, ये हो गया आपके पास कार्बन नंबर B। बीच वाले कार्बन को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है, ठीक ना। तो एक बार मैं हाइड्रोजन कार्बन A से हटा दिया, तो जैसे ही आप A से हटाओगे तो बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड और फिर C, ऐसा हो जाएगा। इसका नाम क्या देंगे आप, तो इसको नाम दे सकते हैं प्रोपाइन और लास्ट में जोड़ दीजिए YL, तो इसका प्रोपाइनाइल हो जाएगा, या फिर 1 प्रोपाइनाइल आप कह सकते हैं, या फिर N प्रोपाइनाइल भी आप इसको कह सकते हैं, है ना। फिर अगर मैं यहां से फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव करूं, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूं कार्बन नंबर B, कार्बन नंबर B यानी कि ये वाला से बात हो रही है, तो आप इसको ले सकते हैं कुछ ऐसा, ये हो जाएगा आपके पास। तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, स्पेशल नाम को ध्यान देना, इसको स्पेशल में हम लोग कहते हैं प्रोपरगाइल। क्या बोलते हैं, प्रोपरगाइल, और ये ज्यादा प्रोपरगाइल से ही नाम से फेमस है। तो जहां जहां मैंने स्टार लगा रखे हैं ना बेटा, आप उसी के नाम से उसको माइंड में रखना, क्योंकि कॉमन नेम में वो ज्यादातर उसी नाम से फेमस होते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको आप कॉपी करो, फिर कुछ एरोमेटिक कंपाउंड का रेडिकल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे बेंजीन एंड टॉल्यूइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बेंजीन की मैं बात करता हूं, दिस इज अ बेंजीन। अच्छा, बेंजीन को हम लोग फीन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग फीन भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, आपको पता है यहां भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, सारे कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, आपको पता है। जैसे एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो सिंपल आप फीन में से ई को हटा के क्या लगा दो, तो YL लगा दो। फीन में से ई को हटा के अगर YL लगाएंगे तो आपके पास बन जाएगा फिनाइल। क्या बन जाएगा, दिस इज अ फिनाइल बन जाएगा। और फिनाइल को हम लोग कभी कभार PH भी लिख देते हैं, तो घबराना नहीं, PH का मतलब फिनाइल ही होता है, ठीक है। फिर अगर मैं टॉल्यूइन के रिस्पेक्ट में सोचूं, ये आपके पास टॉल्यूइन है ना। टॉल्यूइन से मैं करूं, देखो एक चीज है आपके पास, ये टॉल्यूइन है, तो टॉल्यूइन में जिस कार्बन से आपके पास CH3 ग्रुप कनेक्ट है ना, उसके ठीक अपोजिट वाले कार्बन को नाम देते हैं बेटा पारा कार्बन। क्या नाम देते हैं, पारा कार्बन।
अगल बगल वाले को बोलते हैं ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है और ये भी वाला क्या है आपके पास ऑर्थो है। तो ग्रुप के ठीक अपोजिट वाले को बोलते हैं पारा और अगल बगल वाले को क्या बोलते हैं तो ऑर्थो बोलते हैं, ठीक ना। और ऑर्थो के तुरंत बाद क्या होता है मेटा, ऑर्थो के तुरंत बाद क्या होता है मेटा। तो किसी एक रिंग में अगर मैं बोलूं ऑर्थो की 2 पोजीशन होती है, मेटा की 2 पोजीशन होती है और पारा की 1 पोजीशन होती है। पारा कैसे चेक करोगे, तो जिस कार्बन पे आपके कोई भी ग्रुप कनेक्टेड है उस कार्बन के ठीक अपोजिट वाले कार्बन को हम पारा के नाम से जानते हैं, अगल बगल वाले को ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो के तुरंत बाद क्या होता है तो मेटा होता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया ऑर्थो पोजीशन से, मतलब ऑर्थो वाले कार्बन से, तो ऑर्थो कार्बन से अगर रिमूव करोगे ना, ऑर्थो कार्बन से अगर रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑर्थोटॉलाइल। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोटॉलाइल इसका नाम देते हैं। फिर अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, इस बार मैं कार्बन यूज कर रहा हूं मेटा वाला, तो मेटा वाला अगर आप यूज करोगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ये हो गया CH3 और ये हो गया आपके पास मेटा पोजीशन, इसका नाम होगा मेटाटॉलाइल। क्या नाम होगा, मेटाटॉलाइल। नाउ आप चाहें तो फिर से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं यहां पे, लेकिन इस बार मैं कार्बन उठाता हूं पारा वाला। कौन सा, पारा वाला। तो पारा वाला अगर उठा के चलोगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, CH3 और ये हो गया पारा वाला। तो इसके लिए नाम यूज करेंगे पाराटॉलाइल। क्या बोलेंगे बेटा, पाराटॉलाइल बोलेंगे, ठीक ना। फिर यहीं पे एक और चीज पॉसिबिलिटीज हो जाती है। क्या पॉसिबिलिटीज है जरा देखो तो। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये वाला जो कार्बन है ना CH3 वाला, यहां से अगर रिमूव करें तब क्या होगा, तो अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं, कौन सा, इसको मैं नाम देता हूं A वाला कार्बन है ना, तो कार्बन नंबर A से रिमूव कर देता हूं, तब वैसे सिचुएशन में ये बन जाएगा कुछ ऐसा, मतलब ये रिंग हो गया और यहां पर हो गया CH2 वाला पार्ट। इसको ये स्पेशल नाम देते हैं बेटा बेंजाइल। क्या नाम देते हैं, बेंजाइल। तो इसको एकदम ध्यान से समझ लेना। बेंजाइल जो होता है, बहुत सारे बच्चे इसको बेंजाइल समझ लेते हैं क्योंकि सर बेंजीन है तो ये बेंजाइल बन जाता है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बेंजीन का जो फिनाइल बना है ये फिन से बना है। कहां से बना है, फिन से। तो फिन कन्वर्ट हुआ है फिनाइल में और टॉल्यूइन से बनता है आपके पास बेंजाइल। क्या बनता है, बेंजाइल बनता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम लोग मोनोवैलेंट रेडिकल को सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो बेटे आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। मोनोवैलेंट रेडिकल आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका खासा रोल होने वाला है। कल की जो लेक्चर होगी यानी नेक्स्ट लेक्चर जो जाएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइवैलेंट रेडिकल के साथ। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भैया। थैंक यू वेरी मच।